हम लेते हैं 2024 का सेट नंबर 3 के जहां तक के प्रश्नों को हल करा है उसके आगे का प्रश्न। और उसके आगे का प्रश्न ये है कि वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है और इसका माध्य ज्ञात करना है। तो जैसे कि वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया गया है, तो हम पहले मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान और मध्यमान x होता है, इसको निकालेंगे तो 0 और 10 को ऐड करेंगे और फिर जो आएगा उसका बटा 2 कर देंगे। तो 0 और 10 जोड़ो तो 10 आएगा और बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 20 10 30 का आधा 15 और 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35 और 50 40 90 का आधा 45। आप क्या करेंगे कि f गुणे x कराएंगे तो 3 5 15, 15 धनमा 150 और 11 5 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 गुना 22 5 27, 9 5 45 की 5 हासिल लगा 4 और 9 3 27 4 31 और फिर 7 5 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 4 28 3 31। ऐड करिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 5 10 5 15 5 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 1 3 5 3 8 8 7 15 15 1 16 16 1 17 की 7 हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ गया। मतलब सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो इसका एफ एक्स का जोड़। और यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल टू आप जोड़ेंगे तो 3 3 1 4 9 4 13 और 13 7 20 की 0 हासिल लगा 2 2 1 3 1 4, ये आपका आ गया। तो माध्य को हम साथ में x बार लिखते हैं। x बार इक्वल टू फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो 1070/40 और 0 0 काट दीजिए। अब भाग करिएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 बच गया, 4 6 24, 4 6 24 और फिर 3 बचा तो 4 7 28 और 4 5 20। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, ये 22 का 4 नंबर का प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अगर हमको गुणांक ज्ञात करना है तो पहले इसको हम लिखें x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ऐसा लिख दें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे। इसका करेंगे फैक्टर तो 4 3 12 और 4 3 7 अर्थात x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 और x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4। तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब देखें यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x इक्वल टू -4 और x प्लस 3 बराबर 0 तो x इक्वल टू -3। ये आपके दो शून्यांक निकल कर आए। लेकिन अगर ये दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अब यहां से अगर आप मूलों मतलब शून्यकों का योगफल निकालना हो, मूलों का योगफल निकालना हो, मूलों का योगफल तो फार्मूला होता है -b/a अर्थात -7/1 इक्वल टू -7 आएगा और मूलों का गुणनफल बराबर c/a अर्थात 12/1 अर्थात 12। अब देखिए यहां से योगफल जो है वो -7 और गुणनफल 12 आ रहा है। लेकिन अब यहां से अगर हम योगफल निकालें तो योगफल तो क्या होगा -4 - 3 इक्वल टू -7 आ जाएगा। और अगर गुणनफल निकालें तो हो जाएगा -4 × -3 इक्वल टू 12। देखेंगे दोनों जगह समान है अर्थात सत्य है। यही सत्यता की जांच करना है, ये हल हो जाएगा। ठीक, प्रूफ हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम लेते हैं तब तक अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं याद करना है। बहुत ही क्रिटिकल प्रश्न है और ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल है और बच्चे अक्सर इसको छोड़ कर आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। तो कहीं आप भी इसके शिकार ना हो, कहीं आप भी इसे छोड़ कर ना आए या फिर गलत करके ना आए, इसके लिए अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको हल करके ही परीक्षा में आइएगा। जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वह 180 है। फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी
संख्या के 8 गुने के बराबर हो रहा है। तो देखिए माना बड़ी संख्या जो है, माना बड़ी संख्या वो यक्स है, ठीक, हमने बड़ी संख्या मान लिया यक्स है। अब जो बड़ी संख्या यक्स है तो इसका 8 गुना करने पर क्या हो जाएगा 8x, और यह 8x किसके बराबर है, तो यह 8x छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। तो छोटी संख्या के किसके बराबर है, वर्ग के बराबर, मतलब ये x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग x स्क्वायर के बराबर। मतलब अगर हम इस पर प्रश्न अनुसार जाएं तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 होगा। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस 10x, 18 धनमा 180 और 10 में 18 घटाओगे तो माइनस 8 माइनस 180 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लोगे तो x माइनस 18 आएगा और प्लस 10 कॉमन कर लोगे तो x माइनस 18 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर 18 आ जाएगा, ठीक। और अब देखिए, अब x बराबर अगर 18 आ गया तो बड़ी संख्या बराबर 18। अब जो छोटी संख्या है, पहले यहां लिखो बड़ी संख्या बराबर 18, तो 8 गुना इसका अगर निकालेंगे तो 18 गुणे 8 बराबर 144, और जो 144 है यही छोटी संख्या के वर्ग के बराबर है। अर्थात अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो छोटी संख्या बराबर इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12। मतलब देखिए आप समझिए कि अगर हम 18 का वर्ग करें, बड़ी संख्या 18 का वर्ग माइनस और 12 का वर्ग, 18 में 324 और 12 में 144, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 और 2 में से घटाएंगे तो 1, तो अंतर जो आ रहा है वह 180 का आ रहा है। बात समझ आ गई होगी। कहने का अर्थ क्या है कि बड़ी संख्या x मानेंगे तो उसका 8 गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, और छोटी संख्या जो x स्क्वायर इसी के बराबर हो रही है, इसलिए x स्क्वायर कर दिया गया है। अब प्रश्नानुसार करेंगे, दोनों को वर्गों का अंतर जो है 180 हल करेंगे, x का मान 18 आएगा, तो बड़ी संख्या 18 है तो इसका 8 गुना 144 बनेगा, और फिर छोटी संख्या इसके वर्गमूल के बराबर हो जाएगी अर्थात 12 हो जाएगी। प्रूफ कर लीजिए कि आंसर सही है कि नहीं। तो आप यहाँ देखें तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब 18 में 324, छोटी संख्या का वर्ग 12 में 144, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो कितना, 324 में 144 घटाएंगे 180 आएगा, अर्थात सवाल सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से लगा लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये 4 अंक का प्रश्न है। एग्जाम में ये 4 अंकों का प्रश्न आता है। कितने अंकों का? 4 अंकों का। इसको खूब अच्छे से समझिएगा, ये आना ही आना है, ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं, ध्यान दीजिए, एक यह वृत्त है और यह एक बाह्य बिंदु है, इस पर से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अगर इस पर से स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी बाह्य बिंदु से, ये स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं। आगे क्या कह रहा है? 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, ये स्पर्श बिंदु है, को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ये आपका केंद्र पर आंतरिक कोण एक बन रहा है। कोण का संपूर्ण आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, मतलब इसका और इसका जो योगफल बनता है वो संपूरक होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको आप O मानेंगे, इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, मान लीजिए इसको R मान लीजिए, ये आपका पूरा फिगर है। अब यहां से समझिए कि कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योगफल जो है वो संपूरक होता है, मतलब कि अब देखिए समझिए PR, हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण PRQ प्लस POQ बराबर संपूरक कोण होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक, यही प्रूफ करना है। चलिए आगे हम हल करते हैं इस प्रश्न को, और बहुत अच्छे से समझिएगा। एक चीज आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब हो जाती है, तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि प्रमेय से क्या
कि अगर आरपी जो है, आरपी लंब है पीओ पर, ठीक, और आर क्यू लंब है क्यू ओ पर, मतलब लंब है अगर, तो यह समकोण बन जाता है और यह भी क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है। इतना आप लोग जानते होंगे। मतलब आर पी ओ, इसलिए आर पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पर आर क्यू ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना समझ में आ गई बात। अब देखेंगे कि हम एक चतुर्भुज बन रहा होगा, पी आर क्यू ओ क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखिए चतुर्भुज आर पी ओ क्यू में, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, सॉरी, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब यह है कि कोण आर प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से देखें कि कोण आर प्लस कोण पी का मान 90 डिग्री प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू का मान 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 ऐड हो जाएगा, कोण आर प्लस कोण ओ बराबर 360 माइनस 90 180 डिग्री। कोण आर को हम आप लिखेंगे कोण आर पी ओ प्लस कोण ओ को लिखेंगे पी ओ क्यू, क्या लिखेंगे, कोण पी आर क्यू, इसको लिखेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी ओ क्यू बराबर 360 में 180 घटाएंगे तो 180 डिग्री। अर्थात क्या कि यह कोण इस कोण के क्या है, संपूरक कोण है। अर्थात कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री और यह संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। यही सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। खूब अच्छे से इसको लगा लीजिए। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझाए हैं और बहुत क्रिटिकल नहीं, बहुत आसान वे में समझाए हैं। और इसको हल कर लीजिए, 4 नंबर आपको जरूर देगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए। जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न है आकृति में जैसा कह रहा है कि ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी दिया गया है। फिर कह रहा है दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के। तो आइए जो दिया गया है पहले उसको लेते हैं। ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी दिया गया है। ये क्या है, दिया गया है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम ओ ए बटा ओ बी, मतलब ओ ए बटा ओ सी लिखें और फिर ओ डी देखिए, हम लिख सकते हैं ओ ए बटा, इसको नीचे लाएंगे तो ओ सी हो जाएगा, बराबर फिर ओ डी बटा, इसको नीचे ले जाएंगे तो ओ बी हो जाएगा। ठीक, कहने का अर्थ यह है कि ओ ए जो है वह अनुपात में है ओ सी के, ओ ए जो है अनुपात में है ओ सी के, और ओ डी जो है वह अनुपात में है ओ बी के। कहने का मतलब यह है कि यह भुजा इस भुजा के अनुपात में हो गई और यह भुजा इस भुजा के अनुपात में हो गई और यह कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण है, अर्थात बराबर कोण हो जाएगा। तो देखिए AOD, कोण AOD बराबर हो जाएगा COB में, कोण COB में। देखिए जब दो भुजाएं अनुपात में हों और एक कोण बराबर दिख जाए तो SAS समरूपता नियम से, SAS का मतलब साइड एंगल साइड, मतलब दो भुजाएं साइड साइड और एंगल मतलब एक कोण। जब किसी दो त्रिभुजों में अगर भुजाएं अनुपात में हों और संगत कोण जो है वो बराबर हों तो वह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज होते हैं और समरूप त्रिभुज हो जाने पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर SAS समरूपता नियम से त्रिभुज AOD समरूप होगा, त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COB के, और जब यह समरूप होगा
इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि कोण ए जो है वह कोण सी के संगत है। तो इसलिए कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण डी जो है वो संगत है कोण बी के, तो कोण बी बराबर होगा कोण डी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल विधि से हमने आपको ये बात को समझाया। फिर से एक बार देख लीजिए कि यह दिया गया है और यह प्रूव करना है, दर्शाना है। तो देखें, यह चित्र बनाया गया था, हम इसी को लेते हैं, OA डॉट OB इक्वल टू OC डॉट OD दिया गया है। और जब यह दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखो ये डॉट का मतलब ये गुणे में है, और गुणे में है तो देखिए OA, और यहाँ ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में होगा, यहाँ OD बचा और ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अर्थात अब क्या हुआ कि OA अनुपात OC बराबर हो जाएगा OD अनुपात OB के। मतलब दो भुजाएं आपस में क्या हो गई, अनुपात में हो गई। और एक कोण यह आप सभी जानते होंगे कि यह शीर्षाभिमुख कोण है, अपोजिट एंगल है, और यह बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो यस ए समरूपता नियम से त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COD के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं अनुपात में हो और संगत कोण जो है वो बराबर हो। तो जब हमने यह प्रूव कर लिया कि ये समरूपता नियम से ये समरूप हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण B के। यही दिखाना था और यह दिख गया। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 4 अंकों में पूछा गया प्रश्न है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या फिर बादशाह नहीं होगा। तो पहले देखिए कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। अब 52 पत्तों में कुल कितने बादशाह होते हैं, तो आप कहेंगे कि 52 पत्तों में कुल 4 बादशाह होते हैं। तो कह रहा है निकाला गया पत्ता बादशाह का होगा। तो अब देखिए कुल 52 पत्तों में बादशाह पत्तों की संख्या, बादशाह पत्तों की संख्या बराबर 4। मतलब जो संभावित संभावनाएं हैं वो 4 हैं और जो कुल संभावनाएं हैं वो 52 हैं। तो निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता बादशाह होगा की प्रायिकता PE इक्वल टू संभावित संभावना बटा कुल संभावना, 4 13 में 22, 1/13 हो जाएगा। और फिर निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं होगा अर्थात PE बार। तो क्या करेंगे, 1 - 1/13, तो 13 का 13 में से 1 घटाएंगे तो 12/13, 12/13 हो जाएगा। यही इसका A का आंसर ये A है और ये B है। बहुत आसान सी भाषा में समझाया गया। ये 4 नंबर का प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए, हल कर लीजिए और जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए मेरे बच्चों, एक और प्रश्न है। कह रहा है CI मतलब वर्ग अंतराल, पास इंटरवल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता दी गई है 5, 8, 20 और 15, 7, 5। अब इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक में हमें इसकी संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। और संचयी बारंबारता CF, तो पहले तो 5 ऐसे उतारेंगे और 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 20 13 जोड़ेंगे तो 33 और 33 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 और 7 जोड़ेंगे तो 55 और 55 और 5 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका जोड़ का जो अंतिम टर्म होता है वही इस पूरे का योगफल होता है। देखिए 8 5, यहाँ हम 60 लिख दे रहे हैं लेकिन मिला लेते हैं। 8 5 13, 8 5 13 और 13 7 20, 20 5 25, 5 30 की 0 हासिल लगा, 3 3 2 5 5 1 6, 60 हो गया। ये आपका n बराबर है, तो n/2 इक्वल टू 60/2 अर्थात 30। अब जरा देखिए कि यहाँ 30 किसमें मिलेगा, तो क्या 5 तक की गिनती में 30 मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं। 13 तक की गिनती में 30 मिलेगा, तो आप कहेंगे नहीं।
35 तक की गिनती में 30 मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। तो इसी के जस्ट सामने जो होता है ये एफ हो जाता है, और इसी के जस्ट ऊपर जो होता है वह सी एफ हो जाता है। जिसमें आपकी यह संख्या मिल जाए उसी के जस्ट ऊपर सी एफ, उसी के सामने एफ, और इसी के सामने ही लोअर लिमिट होती है एल। ठीक, अब माध्यक एम अर्थात मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है। और देखिए एम ई इक्वल टू एल कितना है आपका, तो एल 20 है, प्लस n/2 कितना है, तो 30 है, माइनस सी एफ कितना है, तो 13 है, और बटा एफ कितना है, तो 20 है, और गुणा h जो होता है, जो इसका वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस होता है, तो h इज इक्वल टू आप यहाँ लिख लीजिए 10 का अंतर है, तो 10 यहाँ 10 लिखिए। अब देखिए इसको काट दीजिए, 10 दूना 20, एम ई इज इक्वल टू 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे तो 17 बचेगा, बटा 2। और आगे सॉल्व करिए, एम ई इक्वल टू 20 प्लस 17 बटा 2 करेंगे तो 8.5 आएगा, और फिर एम ई इक्वल टू 28.5, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए। अगर न समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर समझ आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज इसको शेयर करिएगा और बच्चों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने यार दोस्त मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। देखिए आज के वर्तमान समय में हमने जो देखा है, हम आप लोगों के लिए ये जैसे कि वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ते तो हैं लेकिन बहुत अनमने से पढ़ते हैं, पूरे मन से नहीं पढ़ते। लेकिन इसी जगह अगर आपका कोई कॉमेडी का वीडियो आता है तो आप बड़े ध्यान से उसको देखते हैं। तो प्लीज अभी समय है, अभी आप पढ़ लीजिए। कॉमेडी देखने का, कॉमेडी करने का, हंसने का अच्छा समय आएगा जब आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, तब आप अच्छे से कॉमेडी देखिएगा भी और करिएगा भी। लेकिन अभी आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और पढ़ लीजिए, इसको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, और बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।